हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दृश्याज ऑनलाइन गुरुकुल। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर है। ये पेपर बेसिकली इसमें टोटल 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन है और ये 30 क्वेश्चन हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 10 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट 10, फिर नेक्स्ट 10। ठीक है, तो इस तरीके से 3 पार्ट में ये वीडियो ये पूरा पेपर जो हम लोग सॉल्व करेंगे 3 पार्ट में करेंगे। इसका वीडियो लिंक अदर पार्ट की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, हम लोग क्वेश्चन 1 से लेके चलते हैं। ये बेसिकली मैथमेटिक्स पेपर 2 है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, उपर्युक्त आंकड़ों के बहुलक, माध्यक, परिसर का माध्य निकालिए। ठीक है, इन तीनों बहुलक, माध्यक और परिसर का माध्य हमको कैलकुलेट करना है। इस टॉपिक पर सबसे पहले मैं बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर एक वीडियो हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं जिस पर कॉन्सेप्ट पूरा कॉन्सेप्ट है और कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व कराए गए हैं क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो उसको भी आप जाके उसको देख सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि यह क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले जो आंकड़े आपको गिवन है 2, 1, 2, 3 इस तरीके से जो आंकड़े गिवन है, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में आप लिख लीजिए। ठीक है, बिना देर किए हुए। अगर आपको जल्दी से हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिख लेते हैं, लिस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से लिस्ट कर लिया। तो कितने टर्म्स हैं, इन टर्म्स को भी हम काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो पदों की संख्या कितनी हो गई, 13। अब चलिए एक एक करके हम लोग चलते हैं। हमें तो फाइंड करना है माध्य। माध्य आपको पता ही होगा कि माध्य क्या होता है, सभी पदों का सम डिवाइडेड बाई उन पदों की संख्या। ठीक, तो पद कितने हैं, पद हमारे पास 3 हैं। एक बहुलक है, एक माध्य है, माध्यिका है और एक जो है परिसर है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो है बहुलक को देखते हैं। बहुलक क्या होता है, सबसे पहले आप समझ लीजिए बहुलक क्या है। बहुलक है कि इस डेटा सेट में सबसे ज्यादा बार कौन आया हुआ है, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो बेसिकली अगर इसमें आप देखें तो जो 4 है 3 बार आया हुआ है, तो रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, तो सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा है 4 है। तो इसका मतलब बहुलक कितना हो गया, बहुलक आपका हो गया 4, एक मिल गया बहुलक। अब चलिए रेंज देख लेते हैं पहले। रेंज क्या होता है, रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम। ठीक, रेंज क्या होता है, जो डेटा सेट आपको गिवन है उसकी जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है और सबसे कम जो वैल्यू है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू आपको गिवन है 14। डेटा सेट देखिए, ये वाली वैल्यू 14 और मिनिमम वैल्यू कितनी है 1। तो 14 माइनस क्या करेंगे, 14 माइनस 1। तो इस तरीके से रेंज कितनी हो गई 13। ठीक, तो 2 डेटा मिल गया आपको, परिसर भी मिल गया और बहुलक भी मिल गया, रेंज मिल गया। और अब देखो माध्यक क्या होगा। माध्यक बेसिकली क्या है, ये है माध्यिका। ठीक है, माध्यिका, माध्यिका के 2 केसेस हमने डिस्कस किए थे। अगर हाँ, यहाँ फिलहाल हम लोग देखते हैं पिछला वीडियो। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप पिछला वीडियो जरूर देखें इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करने के लिए, क्योंकि यहाँ हम कॉन्सेप्ट को नहीं बल्कि क्वेश्चन सॉल्व करें। हालांकि मैं कुछ कॉन्सेप्ट को बता दे रहा हूं। तो माध्यिका क्या होता है, 2 केसेस होते हैं। एक तो पदों की संख्या सम है या विषम है। सम क्या बोलेंगे, जैसे 2 से कट रही है पदों की संख्या तो वो क्या होगा, सम होगा। कट नहीं रही है तो वो विषम होगा, क्योंकि यहाँ 13 आया हुआ है तो ये कट नहीं रहा तो ये विषम है। अगर पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका जो होती है n+1वें पद का मान।
n+1 में डिवाइडेड बाई 2 2वां पद। ठीक, तो n+1, n कितना है? 13 है। पदों की संख्या कितनी है? 13 है। तो 13 + 1 कितना हो गया? 13 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब 14/2, मीनिंग देयर बाई 7वां पद। 7वां पद। ठीक, 7वां पद। अब देखिए 7वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वां पद कौन सा है? 7वां पद है 4। तो 7वां पद कितना आ गया? तो ये जो है वैल्यू आ गई आपकी 4। ठीक है, यहां लिख देता हूं 4। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें मिल गई। बहुलक आपका कितना हो गया? बहुलक 4 था, माध्यक भी 4 हो गया, और परिसर आपका 13 आ गया। तो अब इन सबका माध्य हमको निकालना है, तो क्या करेंगे? सिंपली इन सबको जोड़ के और डिवाइड कर देंगे। तो जोड़िए, आपका क्या हो गया? डिवाइड बाई 3 कर देंगे। तो यहां देखिए, फिर इन्होंने क्या किया? जोड़ दिया है, जोड़ के 3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 3 टर्म थे, बहुलक था और माध्यिका थी और रेंज था, परिसर था। ठीक है, तो 4 + 4 + 13/3। तो इस तरीके से आपका 7 इसका आंसर हो गया। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, जिसका आंसर आएगा 7। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, ये है सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखिए, अब जस्ट अ मिनट। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं और आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं और उसमें जो बच्चे हैं वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या, मतलब उनको करना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन जो दिया है, उनको उच्च उपलब्धियों वाले छात्रों के साथ बैठा देंगे। नहीं, ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते कि बच्चे प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और उनको जो अच्छे बच्चे हैं उनके साथ सेट कर देंगे। नहीं। दूसरा देखिए, अच्छा ना करने के परिणाम को समझाएंगे। ये तो कोई नहीं सोल्यूशन हुआ। फिर दूसरा, थर्ड क्या है? अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे। ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है कि दे दिए इतना टेस्ट की बस बच्चे उसी में लगे रहे। फोर्थ क्या है? कारणों का निदान करेंगे। यस, दिस इज द बेस्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। बेसिकली देखिए, क्या करना है हमें? हमें प्रॉब्लम्स को समझनी है कि बच्चे में प्रॉब्लम क्या है, बच्चे कहां प्रॉब्लम वो एक्चुअली फेस कर रहा है, उस प्रॉब्लम को समझना है और उसके लिए उसका उपचारिक कदम उठाना है, उसका सलूशन लाना है कि वो चीज कैसे रिमूव होगी, उसमें बच्चा कैसे अच्छे से कर पाएगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? डी सही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, गणित के समावेशी कक्ष में दृष्टि बाधित विद्यार्थी, ठीक है, दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की जिन्हें प्रॉब्लम है, वो देख नहीं पा रहे हैं या इस तरीके से कोई प्रॉब्लम है, आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आपकी क्या नीति होगी? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बच्चा दृष्टि बाधित है, शिक्षार्थी है, तो उसमें क्या करना चाहिए आपको? उनके लिए एक अलग से व्यवस्था, स्पेशल जो है उनका वैकल्पिक सामग्री होनी चाहिए उनके लिए, ताकि ये प्रॉब्लम वो फेस ना करें। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन कौन सा है? बी है। उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन, अधिगम और आकलन पद्धति की
अभिकल्पना करेंगे। मतलब ये है कि उनके लिए अध्यापन के लिए भी एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी टीचिंग के लिए, और उनके आकलन पद्धति पर भी नॉर्मल स्टूडेंट की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा। उनको उनको एक स्पेशल बच्चे हैं, उनको उस तरीके से उनको जांच करने के लिए उनकी पद्धति भी अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। मैथमेटिक्स के समावेशी कक्ष में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए हम उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन अधिगम और आकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे कि एक वैकल्पिक जो है मेथड्स होना चाहिए कि उनके लिए जो उनको जिसके थ्रू उनको उनका पढ़ाया जाए और उनका आकलन भी उसी के आधार पर किया जाए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए गणित में विद्यार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियां प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, तो अभिवृत्ति को समझने के लिए जो उसमें सबसे अच्छा अभिवृत्ति क्या है, बेसिकली एटीट्यूड। तो उसको समझने के लिए क्या करना होता है, उनको कुछ उनकी रुचि के हिसाब से इस तरीके के इन चीजों को समझने के लिए क्या करें, उनको एक टेबुलर टाइप का पैटर्न, उनको जांच सूची इस तरीके से किया जाए ताकि ये चीज क्लियर हो कि उनका इंटरेस्ट और जो एटीट्यूड है वो किस फील्ड में है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है, इस तरीके की देखो गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में कौन सी मूल्यांकन नीतियां प्रयुक्त हो सकती हैं। तो ये है जांच सूची, ठीक, जांच सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना, कक्षा की सहभागिता कि कितना एक्टिवली जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, परियोजना एक जो है कर सकते हैं पोर्टफोलियो के थ्रू और सूची जांच के थ्रू। इस तरीके की बच्चे के इंटरेस्ट और एटीट्यूड को परखने के लिए ये सारी विधियां यूज की जा सकती हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए जस्ट हाँ, कक्षा 7 की गणित की शिक्षिका नीता गणित के कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं और प्रोजेक्ट देती है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य, ठीक है, क्या किया उसने, नीता जो है गणित की शिक्षिका है, उसने बहुत सारे क्रियाकलाप दिए गणित के लिए। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है वो चीज हमको देखना है कि उसने क्या किया, सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं या प्रोजेक्ट एक तरीके से आपका उसको दिया। कक्षा 7th में गणित की शिक्षिका नीता गणित के कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी प्रोजेक्ट देती है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, कि इसमें क्या करना चाहती है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है जो और कौशल को प्रोत्साहित करना, जो उनका मतलब किसी बच्चा किसी फील्ड में अच्छा कर रहा है तो उसको और ज्यादा प्रोत्साहित करना कि और अच्छे से करे। तो कक्षा में एक रास्ता एवं कक्षा में एक रास्ता को भंग करना, एक रास्ता को भंग करने का मतलब है कि सब बच्चे बस सिर्फ बैठे हैं, मतलब कहने का मतलब डिफरेंट वर्क वो करें, इसलिए ये एक रास्ता को भंग करना। इसको एज ए नेगेटिव मत समझना, इसको उस तरीके समझ सकते हैं कि हम लोग बच्चे शांत ना बैठे बच्चे जो है डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करते रहे। इस तरीके की चीजों को प्रोत्साहित करने के लिए और वो जो है समस्याओं का समाधान खोजें, इस तरीके से खोजें, इन सब चीजों के लिए वो बहुत सारी प्रोजेक्ट देती है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है, एक तो ए सही है क्योंकि समस्या को सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करती है। दूसरा अगर बी देखें, बी में देखिए प्रमाणिक आंकड़ों को एकत्र करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना। ठीक है, प्रमाणित और कक्षा की एक रास्ता को भंग करना।
कक्षा कक्ष की एक रस्ता को भी भंग करना, सी भी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन, जिसमें है जस्ट अ मिनट। हाँ तो देखते हैं हम लोग, इसमें देखिए एक मिस्टेक है, ये जो है ए एंड सी होना चाहिए। बेसिकली ए एंड सी सही है। देखो ये प्रमाणिक आंकड़े जो है, प्रमाणिक आंकड़े जो है ये ट्रू नहीं है। इससे सिर्फ ये होगा कि समस्या बच्चों के कौशल को प्रोत्साहित करना और कक्ष की जो एक रास्ता है उसको भंग करना। तो इसमें दो ऑप्शन सही हैं, ए एंड सी, और उसके करस्पॉन्डिंग इसमें सी सही है, या सिंपली कह लो ये भी सही है, ए और सी। तो ऊपर अगर हम देखें तो इसमें सही है ए एंड सी। ठीक, हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए 6 क्वेश्चन को, इसमें देखिए गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है? तो बिंदु प्रॉपरली परिभाषित शब्द है। गणित में बिंदु जो है, पॉइंट जो होता है वो पूरे तरीके से परिभाषित है। जैसे ये पॉइंट है तो जिसकी ना तो लंबाई हो ना तो चौड़ाई हो, वो क्या होता है? बिंदु। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीज गणित में महत्वपूर्ण नहीं है? तो सबसे पहले मैं याद दिला दूं, बीज गणित जो होता है उसमें मेजरमेंट का कोई रोल नहीं होता है, खास उस तरीके का रोल नहीं है, क्योंकि ये आपका एक वेरिएबल पर बेस्ड सब्जेक्ट है। तो इसमें मेजरमेंट का रोल नहीं है, एक तरीके समझ लीजिए। तो इसमें ये जो सी है इसका महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। बीज गणित में माप या मेजरमेंट महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि सामान्यीकरण, ठीक है, जनरलाइजेशन, मानसिक चित्रण, क्रम परिवर्तन बीज गणित के प्रमुख पहलू हैं। ठीक है, मापन जो है, जो मेजरमेंट है, वो रेखा गणित का प्रमुख पहलू है। ये चीज ध्यान रखना है कि जो है मेजरमेंट जो है रेखा गणित का प्रमुख पहलू है, ना कि बीज गणित का। बीज गणित का क्या पहलू है? जो मुख्य टर्म्स हैं वो सामान्यीकरण है, मानसिक चित्रण है और क्रम परिवर्तन है, जो बीज गणित का प्रमुख पहलू है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए, इसमें क्या है, गणित में प्रश्न रखने का क्या अर्थ है? देखो गणित में प्रश्न रखने का मतलब होता है संदेह। ठीक, क्या मीनिंग है? संदेह। और इसके बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट ये हैं कि जब आप संदेह प्रश्न करते हो या एक तरीके से क्वेश्चन आप करते हो, तो बच्चे क्या करते हैं, उससे अंतः प्रेरित होते हैं। छात्र से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बार बार अगर आप पूछते हो तो वो छात्र अंतः प्रेरित होता है, जिससे जो है क्या होता है, उससे अन्य जो छात्र हैं उससे उनके मन में जो दबे हुए प्रश्न हैं वो बाहर आते हैं और वे भी उससे लाभान्वित होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना, मीनिंग देयर बाय ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गणित की पाठ्य पुस्तक में गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में होने चाहिए बहुत सारे उदाहरण। ठीक है, तो गणित की जो अच्छी पाठ्य पुस्तक है तो उसमें क्या होने चाहिए? बहुत सारे उदाहरण होने चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन डी सही है। उदाहरण के बिना कोई मतलब नहीं है बुक का। अगर कोई अच्छी बुक है तो उसमें उदाहरण बहुत सारे होने चाहिए। गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे हल किए हुए उदाहरण होते हैं, क्योंकि हल किए हुए उदाहरणों से अवधारणा या कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है।
ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके डेवलप होने हैं तो बहुत सारे अगर एग्जाम्पल आप करते हैं तब आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, तो इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल महत्वपूर्ण होते हैं बुक्स में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें देखते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। इसमें देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या एक अभाज्य संख्या है। उपपत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपर्युक्त कथन के प्रमाण खंडन हेतु किया जा सकता है? ठीक है, तो इसमें बेस्ट जो ऑप्शन है, अगर इसका डिस्क्रिप्शन देखें, प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या एक अभाज्य संख्या है। विषम संख्या वह संख्या है जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, अतः प्रतिस्थापित विधि द्वारा इसकी व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली प्रतिस्थापन विधि का यूज होगा, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हमने इस पेपर का 10 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। आगे के 10 क्वेश्चन हम लोग दूसरे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।